दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, और अगर इसकी परिभाषा हमसे कभी पूछी जाती है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जहाँ पे वर्णों का व्यवस्थित एक समूह होगा उसे हम वर्णमाला कहेंगे। अब बात आती है कि वर्णमाला कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपके वर्णमाला होती है, वर्णमाला में क्या क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, वर्णमाला में हम पढ़ेंगे स्वर, ठीक है। एक तो होता है आपका स्वर और एक होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वर कितने होते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं? और अगर आप जानते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि स्वर कितने होते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग इतने ऐसे होंगे जो कहेंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मानते हैं कि स्वर 13 होते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि सही हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा, 11 होगा या फिर 13 होगा। तो क्या होगा, स्वर कितने होंगे? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो वहाँ पे आप बताएंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। यानी कि आपकी स्वरों की जो संख्या होगी वो 11 होगी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, आप प्रश्न को समझिएगा। पहला प्रश्न था कि स्वर कितने होते हैं, आपने उत्तर दिया 11। लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ कुल स्वर कितने होते हैं। तो जहाँ पे आपको कुल शब्द लगा हुआ मिल गया कि कुल स्वर पूछ ले, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 13। यानी कि कुल जो स्वर होंगे वो कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें जो स्वर का ही था स्ववर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं उसे हम देखेंगे। तो स्वर वर्ण की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर वर्ण होते हैं। इसकी परिभाषा आप देखें तो ये आबाद गति से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण को ही क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है। अब ये जो स्वर वर्ण है इसे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहला यहाँ पे है आपका हर स्वर वर्ण, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर वर्ण। तो क्या होता है हर्ष स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण? तो जो दीर्घ स्वर वर्ण होगा उसको उच्चारण करने में क्या लगेगा, आपका अधिक समय लगेगा। यानी कि जब आप दीर्घ स्वर वर्णों को बोलेंगे तो बोलने में आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ ई, तो ई बोलने में आपको खुद ही लग रहा होगा कि ई बोलने में आपको समय ज़्यादा लग रहा है। जबकि वहीं हम बात करें अगर ऊ की, तो ऊ में आपको कम समय लग रहा है। तो देखिए इसी तरीके से जो हर स्ववर्ण है वो क्या है, तो उसमें क्या होता है, आपको उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। तो यही है आपका हर स्ववर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। अब देखते हैं हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण कौन कौन से स्वर हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं आपका, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल जो स्वर हैं वो कितने हैं आपके? अगर मैंने कुल स्वर पूछे थे तो वहाँ पे उत्तर था हमारा 13। तो 13 जो कुल स्वर हैं वो यही है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंक और अह, ठीक है। तो अब जो हमारे जो स्ववर्ण थे उसमें जो हमारे कुल स्वर थे वो आपके 13 थे। लेकिन इसमें से जो अलग हैं वो क्या है, आपके अंग और आह, ठीक है। अंग और जो आह है
इसे हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो ये है आपके अयोगवाह। ठीक है, अंग और अह क्या है यहाँ पे, ये आपके अयोगवाह है और बाकी जो है ये आपके क्या है, स्वर हैं। तो अब आप देखिए स्वरों की संख्या हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, अगर कुल स्वर हैं तो तब हमारे 13 हैं, लेकिन इसमें जो है अंग और अह ये क्या है, आपके अयोगवाह है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन अंग और अह भी होगा, कहीं पे ऊ होगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें आप बताइए कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो अंग और अह है ये क्या है, आपके अयोगवाह है। ठीक, अब हम इसमें पढ़ते हैं जो ह्रस्व वर्ण थे। ठीक, ह्रस्व वर्ण के बारे में हम इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अ, ई, उ और री। ठीक है, 4 होते हैं आपके ह्रस्व वर्ण और वो कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री है। और जो दीर्घ स्वर वर्ण है जिनको कि हमें बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, आई, उ, औ। तो आपको लग ही रहा होगा इनको बोलने में हमें क्या लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। दीर्घ का मतलब ही ज़्यादा समय, जबकि इसमें आप देख सकते हैं अ, ई, उ, रे, इसे हम आसानी से बोल दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें भी कुछ वर्ण है उसे हमने डिवाइड किया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे अ और आ, ये कहाँ से, आप खुद आप ट्राई करके देखें, बोलें एक बार अ, आ, तो कहाँ से आपकी साउंड निकल रही है, अ, आ। तो ये जो ध्वनि निकलती है ये कहाँ से, गले से। ठीक है, और इसे कहा जाता है कंठ। तो अ और आ जो हम बोलते हैं इन्हें, तो ये ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। इसके बाद आप देखेंगे तालु, तो तालु से हम बोलेंगे ई और ई। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ई और ई, तो जीभ और तालु। ठीक है, जीभ और तालु का क्या है, इसमें मेल है। फिर आप देखेंगे दंत, जीभ दांत पे। ठीक, इसी में आप देखेंगे फिर मुर्दा जो री होता है, री से ऋषि पूछा जाता है, री से ऋषि, तो री से ऋषि आपका कौन सा है, मूर्धा से बोला जाता है। ओष्ठ से, ओठों से अगर आपको बोलना है तो ऊ और ऊ। तो इनको बोलने में आपको क्या करना पड़ रहा है, ओठों का प्रयोग करना पड़ रहा है। और इसमें होता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अंग, अंग को आप नाक प्लस मुंह, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करके ही आप इन वर्णों को बोल सकते हैं। और जो अह होता है ये क्या है, एक विसर्ग है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ण हैं जो कि हमें जानना है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो पूछा जाता है आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा, वर्णमाला में अगर पूछते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि वर्ण की जो परिभाषा है वो दे दी जाएगी और पूछ दिया जाएगा ये सही है परिभाषा या नहीं। और उसके बाद स्वर और व्यंजन पूछे जाते हैं, तो स्वर में आपको पूछ दिया जाएगा कितने स्वर होते हैं। और मैं आपसे अगर पूछूं कि हमारे जो मूल स्वर होते हैं, जो कुल स्वर होते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे देखिए आप, इसमें है संयुक्त स्वर वर्ण। ठीक है, तो क्या है संयुक्त स्वर वर्ण, तो ये होते हैं आपके 4 संयुक्त स्वर वर्णों की अगर संख्या आपसे कभी पूछी जाती है तो ये होते हैं 4। 4 कौन कौन से होते हैं, अ, ई, अ, उ। ठीक, तो अ और ई से जो बनेंगे हमारे वो आप देख सकते हैं ए, आई। ठीक है, और अ और उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर वर्ण। और इसके बाद जो अग्र स्वर वर्ण है, अग्र स्वर वर्ण में पूछे जाते हैं अगर कि ई, ए, आई, तो ये क्या है आपके अग्र स्वर वर्ण है। और जो पश्च स्वर वर्ण है ये है आपके अ, आ, उ, ओ, औ। इसे हम आगे समझेंगे, अभी हमने केवल ये देखने हैं कि कौन से हमारे अग्र स्वर वर्ण है, कौन से पश्च स्वर वर्ण है और कौन से हमारे मध्य स्वर वर्ण है। ठीक है, मध्य स्वर वर्ण की अगर हम बात करें तो अ,
आ, उ और ऊ, ये क्या है, हमारे मध्य स्वर वर्ण है। अब देखेंगे हम अयोग वाहक, ठीक है। अयोग वाहक जो कि मैंने आपको बताया था अंग और अह। अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोग वाहक वर्ण कितने हैं तो कितने हैं, 2 है, इनकी संख्या 2 है, ठीक है। तो अ का मतलब नहीं होता है, योग का मतलब जो जोड़ना जो योग होता है ना, योग मीन्स जोड़ना होता है, और वाहक चलना, तो जो क्या नहीं होते हैं, नहीं जुड़े होते, और से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके अयोग वाहक, वो कौन कौन से हैं, अंग और अह। अब देखेंगे आप समवृत्त स्वर वर्ण, ठीक है, समवृत्त स्वर वर्ण और अवृत्त स्वर वर्ण। तो जो सवृत्त स्वर वर्ण है वो है आपका उ, ओ और आओ, और जो अवृत्त स्वर वर्ण है वो है आपका ई, री, ए, आई, ठीक है। ये क्या है आपका अवृत्त स्वरवर्ण। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसके बारे में, अगर आपको डाउट है तो देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अंग तथा अह अयोग वाहक वर्ण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु ये व्यंजन के भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, स्वर थे। अब मैं आपको स्वर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अगर हम समझेंगे तो हम पूरे स्वरों के बारे में समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं महत्वपूर्ण। तो हमने जानना है कि जो स्वर होते हैं, तो स्वरों को अगर हमें बोलना है तो इसमें क्या होता, हम स्वतंत्र रूप से इसे बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि अ बोलिए, तो आप अ आराम से बोल सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत कहाँ पे आती है, व्यंजनों में आती है। इसलिए जो व्यंजन होते हैं उनको हम बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब मैं इसे आपको आगे समझाऊंगी, जहाँ पे हम देखेंगे कि व्यंजन, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें व्यंजन जो वर्ण होते हैं ये टोटल कितने होते हैं आपके, 33 होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं। तो जिन वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वर वर्णों की सहायता से, किसकी सहायता से, स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, उनको हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, जब क है ये क्या है, क्या ये व्यंजन है? अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, ये स्वर है या व्यंजन है? आप अगर जानते हैं तो ज़रूर आप बताएं कि ये जो मैंने लिखा है क या फिर जो ख लिखा है, ये स्वर है या फिर व्यंजन है, क्या है ये? अगर ये इस तरीके से हो तो ये आपका क्या होगा, ये कुछ भी नहीं, आप इसे व्यंजन नहीं मान सकते हैं। अगर ये इस तरीके से है, का है और ये है, तो ये क्या होगा आपका, ये व्यंजन होता है, ठीक है। अब ये व्यंजन होता है, ये जो ये हलंत होता है, अगर हमने इसे हटाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अ को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से फिर हो जाएगा, हलंत फिर हट जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे क। तो क ये कैसे बना, ये था आपका व्यंजन, ठीक है। ये क्या था आपका, व्यंजन था, ये व्यंजन था। इसमें जब हमने अ स्वर को ऐड किया, जब हमने इसमें क्या किया, अ स्वर को ऐड किया, तब ये हमारा क्या हुआ, क बना है। तो ये व्यंजन, लेकिन बिना इसमें स्वर की सहायता के, बिना स्वर की सहायता के हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। केवल आप क बोल सकते हैं, केवल मैं कहूँ कि आप क बोलें, अ नहीं आना चाहिए, साउंड आपका अ नहीं आना चाहिए। क जब आप बोल रहे हैं तो उसमें आपको अ की साउंड अगर ना आए तो क्या आप क बोल सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्या होता है कि अगर हमें व्यंजन को बोलना है तो उसके लिए क्या होती है, स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके लिए स्वर की आवश्यकता होती है, और यही हमारी क्या होती है, व्यंजन की डेफिनेशन भी होती है। व्यंजन की जो परिभाषा है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। अब बात आई कि व्यंजन जो वर्ण होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे, इसमें जो आप देखेंगे पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो इसकी संख्या होती है आपकी 25, ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। कौन कौन से होंगे मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक। दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। तो
ये होते हैं आपके चार, कौन कौन से होंगे हम आगे समझेंगे इन सभी को। और थर्ड इसमें है ऊष्म या फिर जिसे हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन वर्ण, ये होते हैं हमारे चार। ठीक, अब सबसे पहले बात आई ये जो हमने पढ़ा व्यंजन में, पहला था हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो उसे हम समझेंगे क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो आप देखेंगे कि इन वर्णों का जो उच्चारण होता है वो मुंह के एक विशेष अंगों के द्वारा किया जाता है। और ये आप कहाँ से देखेंगे, क से प वर्ग सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, क से जब प वर्ग होगा, अब कुछ लोग अ आ ही भूल गए होंगे तो उनको अब अ आ तो यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको प्ले या नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी आप देख लीजिए, तो ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अब ये मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर करूँगी मैं, आप इससे समझेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे क के बाद हमें बोलना है, क्योंकि अ आ इ ई ये तो आपके स्वर होते हैं, उसके बाद जो व्यंजन है वो क्या है, क है। वैसे ये देखा जाए तो अगर ये ऐसे हलंत हो तभी ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये आप देखेंगे ये जो क ख ग घ ड़ है, तो ये सब क्या है आपके क वर्ग है। ये क्या है आपका क वर्ग है, ये आपका च वर्ग है, ये आपका ट वर्ग है, ये आपका त वर्ग है, और ये है आपका प वर्ग। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया ये वर्ग की बात है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्रथम है। ठीक है, ये प्रथम वर्ग होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा, प्रथम होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका द्वितीय होता है, द्वितीय वर्ग, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है, और ये होता है आपका पंचम वर्ग, यानी कि पंचम अक्षर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। जो ये क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का भी पांचवा, ट वर्ग का पांचवा, त वर्ग का पांचवा, और प वर्ग का भी पांचवा, यानी कि ये जो अंतिम वर्ण होंगे इनको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है, आपको कुछ भी इनमें से एक दिया जाएगा, ण या न या म, कोई भी एक दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो अगर आपको इस तरीके से याद है, पूरा चार्ट याद है, तो वहाँ पे आपको याद नहीं करना पड़ेगा ण या ण न या फिर म कौन सा है। तो अगर आपको ऐसे याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आपसे पूछ दिया गया कि क वर्ग का जो प्रथम वर्ग है, ठीक है, क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो प्रथम क्या है, क है, च है, ट है, त है और प है। ये क्या है, प्रथम वर्ग है। ख छ ठ थ फ ये क्या होंगे, द्वितीय वर्ग होंगे। ग ज ड द ब ये क्या होंगे, तृतीय होंगे। और घ झ ढ ध और भ ये क्या है आपके चतुर्थ हैं, और ये पांच। अब देखिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो होगा कि आप ऐसे याद करें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है जब आप क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, ग घ, तो क्या आपको क्या लग रहा है, आपके जो मुंह है, आपका जो मुख है जहाँ से आप बोलते हैं मुंह, तो आप कि कौन सा इसमें जब आप इन वर्णों को बोल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि किस ज़्यादा भाग का प्रयोग किया जाता, आप महसूस करेंगे, आप खुद बोल के देखिए। क ख, तो क्या आपको लग रहा है कि जीभ या फिर दांत या फिर इन चीज़ों का उपयोग नहीं, तो ये क्या कंठ से ये निकलने वाली ध्वनि है। तो क जो वर्ग होगा इसमें जितने भी वर्ण हैं, जितने भी ये व्यंजन हैं, इनको हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से, यानी कि जो गला होता है इसका ही प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे क ख ग घ ड, इसमें आपको क्या बोलने में प्रयोग हो रहा है, कंठ। उसके बाद देखिए च बोलिए, छ ज झ या, तो आप देखेंगे बोलने में आपके तालु यानी कि जो दांत से थोड़ा सा आप अंदर को फील करेंगे। आप बोल के देखिए च, तो च जब आप बोल रहे हैं, खुद बोल के देखिए च, तो आप महसूस कर रहे हैं कि तालु जो होती है उस पर हमारी क्या हो रही है, टंग लग रही, च। तो यानी कि किसका यूज़ हो रहा है इस वर्ण को बोलने में, तालु का। ठीक है, जब आप इन व्यंजनों को बोल रहे हैं च छ ज झ, तो तालु का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मूर्धा यानी कि ट ठ ड ढ, तो किसका यूज़ हो रहा है, मूर्धा का यूज़ हो रहा है। उसके बाद त
थ, द, ध, न। तो आप गौर करेंगे जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके दांत टूट चुके होते हैं तो वो वो त को पूरा प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा उन्हें दिक्कत आती क्योंकि ये दांत से बोलने जाने वाले व्यंजन है। तो त, थ आप देख रहे हैं कि कहाँ हमारा प्रयोग त, जैसे हम त बोल रहे हैं तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि किसका प्रयोग हो रहा है, दंत का। उसके बाद प, फ, ब। अब आप बिना होठ बंद करे प बोल सकते हैं, बोल के दिखाइए। अगर बिना होठों को चिपकाए मुंह आपका खुला हो और आप प बोल के दिखा दीजिए, क्या बोल पाओगे? नहीं। तो इससे ही आप पता कर सकते हैं कि प, फ यानी कि किसका प्रयोग हो रहा है, होठों का। तो होस्ट बोलते हैं इसे, ओस्ट। ठीक, तो ये कौन से हो गए, ओस्ट से बोले जाने वाले आपके व्यंजन हो रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आप जैसे दंत में आप बिना टंग को दांतों से लगाए हुए त बोल दीजिए, मतलब त वो कुछ और ही बोला जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस आप खुद ही कर सकते हैं और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए इसमें हम आगे समझेंगे कि इन जो व्यंजन हमने पढ़े इसमें भी कुछ क्या होते हैं, प्राण होते हैं, कुछ घोष होते हैं। ठीक है, तो जो प्राण होंगे वो कितने से होते हैं, तो प्राण के भी दो भाग हैं, एक तो है आपका अल्प प्राण और एक है आपके महाप्राण। अल्प प्राण में कौन से आते हैं, तो क, ग और ड। ठीक है, क, ग और ड आता है। और महाप्राण में आता है आपका ख और घ। ठीक है, ये किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो देखिए महाप्राण और अल्प प्राण में ये आपने देख लिया। अब देखिए घोष में देखेंगे हम, घोष में है तो घोष में एक तो होता है आपका अघोष, एक होता है सघोष। तो देखिए जो वर्गीय व्यंजन का प्रारंभ के जो दो शब्द होते हैं वो आपके क्या होंगे, अघोष कहलाएंगे, जैसे क और ख। ठीक है, अघोष कौन से होंगे, जो वर्गीय जो व्यंजन मैंने आपको बताया इससे पहले, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, वो जो बताए, तो उसमें से आप जो प्रारंभ के जो दो शब्द हैं यानी कि क और ख, क वर्ग में कौन सा है, क और ख, च वर्ग में च और छ, तो ये क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके अघोष। याद रखना है, अघोष कौन से होंगे, वर्गीय व्यंजन के प्रारंभ के दो शब्द। और सघोष कौन से होंगे, तो सघोष होंगे आपके 3, 4 और 5 वर्ण के क्या होंगे, सघोष होंगे। यानी कि जो क वर्ग है, क वर्ग में से आपका ग, घ और ड, ग, घ और ड आपका क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सघोष हो जाएंगे। ठीक, अगर च वर्ग की बात करें तो च और छ हमारा क्या होगा, अघोष होगा, और ज, झ, य तो वो क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि घोष और अघोष, घोष में अघोष और सघोष कौन से होंगे, अघोष होंगे वर्गीय व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ण, और सघोष होंगे 3, 4 और 5वां वर्ण। ठीक, अब देखिए इसमें जो आगे हमने दूसरा पढ़ना है वो है आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो क्या था, स्पर्श व्यंजन वर्ण, जो कि हमने आपको समझा दिया था। अब है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तो ये क्या है, इसे हम सबसे पहले समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है। ठीक, देखिए वे वर्ण जो स्वर तथा व्यंजन वर्ण के मध्य स्थित होते हैं। कहाँ मध्य होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन हमने पढ़ा कितने कितने हैं, और उनके मध्य यानी कि उनके बीच में स्थित होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये आपसे पूछे भी जाते हैं कि आपको दिया जाएगा कि बताइए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से हैं, तो कौन से हैं, वो हैं आपके य, र, ल और व। ठीक है, ये आप देखेंगे तो जो स्वर है और व्यंजन है उन दोनों के ही बीच में ये आने वाले हैं। ठीक है, य, तो य, र, ल, व। ठीक है, तो ये आप खुद ही आप इन चीज़ों को बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आपके स्वर और व्यंजन के मध्य में आ रहे हैं। थर्ड इसमें हम देखेंगे कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण, तो ये क्या होते हैं, ये जिन वर्णों के उच्चारण में आपके घर्षण के साथ ध्वनि का निष्कासन होता है, ठीक है, उसे ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं
अगर हमें आपकी आम भाषा में हम इसे समझें, संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे आजकल गवर्नमेंट सीट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इतना मतलब इतना पढ़ना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो उसी तरीके से अन्य वर्णों की अपेक्षा, अन्य व्यंजनों की अपेक्षा इन वर्णों में या फिर इन व्यंजनों में क्या करना पड़ता है, इनको बोलने में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सी ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे, आप बोलेंगे श, ठीक, आप बोलेंगे श, 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 ह। तो थोड़ा सा मतलब जैसे अ तो हम आसानी से बोल रहे अ, लेकिन श, 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 ह तो थोड़ा सा क्या लग रहा है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। पूछ दिया जाएगा संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो कौन से हैं, श, श, श और ह। ठीक, अब अन्य जो प्रकार है उसमें हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त यानी कि जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, अस्र। अक्ष आप देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या मिले हैं, 2-3 वर्ण मिले हैं। ठीक है, अक्ष अगर हम अ बोलते हैं तो अ सिंपली हमने बोल दिया अ, लेकिन हम बोल रहे हैं अक्ष, तो ऐसा लग रहा है कि क्या तो ये मिला होता है, जो अक्ष होता है ये आपके क और जो श है, क यानी कि हलंत वाला जो व्यंजन है क और श, इससे मिलके बना होता है अक्ष। ठीक है, त्र की बात करें तो त प्लस र, इससे बना होगा आपका त्र। ठीक, फिर है ज्ञ, तो ज्ञ पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है, ज्ञ किसके मेल से बना है, तो ज्ञ बना है आपका ज, ज हलंत है ज प्लस य, य जो होता है ज, छ, ज, झ, य। ठीक है, जो कि च वर्ग का क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रथम वर्ग है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम, या क्या है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ज्ञ किसके योग से बना है, ज प्लस या। ठीक है, और रही बात श्र की, श्र श्रमिक जो होता है, तो ये है आपका श जो कि हलंत वाला है, श प्लस र। ठीक है, तो इसके मेल से बना है आपका श्र। ठीक है, इसमें अब आप पढ़ेंगे द्विगुणी व्यंजन, या इसे बोलते हैं हम उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, तो ये है आपका ड और ढ, ढ से ढक्कन। ठीक है, तो ये दो जो है ये आपके क्या है, द्विगुणी व्यंजन है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, द्विगुणी व्यंजन। आपसे पूछ दिया जाएगा द्विगुणी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं, ड और ढ क्या है, हमारे द्विगुणी व्यंजन है। ठीक, अब इस तरीके से अगर आपको आसानी से याद रखना है तो आप देखेंगे व्यंजन वर्ण और इसे आप डिवाइड कर देंगे, तो ये है आपका पहला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये क्या है आपका अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण, यानी कि अर्ध स्वर, आपको नाम में ही आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण, तो ये या और व है, और दूसरा है उच्छिष्ट यानी कि द्विगुणी। तो द्विगुणी मैंने आपको बताया ड और ढ है, इसमें जो ड है वो क्या है, अल्प प्राण है, और जो ढ है वो क्या है, महाप्राण है। ठीक, अल्प प्राण, महाप्राण, इस सभी को मैं आपको अगली वाली वीडियोस में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको हिंदी की जो फर्स्ट वीडियो डाली थी, मैंने प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, तो उसे आप देखेंगे तो इसे आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, थर्ड इसमें देखेंगे आप पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो ल होता है। ल क्या होता है आपका, पार्श्विक वर्ण होता है। और नेक्स्ट आपका है लुठित वर्ण। ठीक है, क्या है, लुठित वर्ण, यानी कि ये क्या है, र, जो जीभ तालु पर स्पर्श करके क्या होता है, लुढ़कती है, जैसे र। तो आप देख रहे होंगे जीभ से तालु पर स्पर्श कर रहा है और वहाँ से लुढ़कना यानी कि नीचे र। खुद आप बोल बोल के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण के कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप आसानी से इनके आंसर कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं, इनको हम पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन हम लोगों को जब हम पढ़ाई करते हैं और अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से करते हैं तो कुछ भी हमें ऐसा बोरिंग नहीं लगता है। तो आप समझ समझ के करने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा पुश कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फिर से आ जाइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो विशेष तथ्य जो है हमने इसमें पढ़े वो हम देखेंगे। देखिए, सभी स्वर वर्ण सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जो जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो क्या होती हैं, आपकी सघोष
ठीक है, सघोष ध्वनियाँ होती है। दूसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं वो सघोष होते हैं, ठीक है, तथा अल्प प्राण होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं वो सघोष तथा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से थे, य, र, ल और व, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊष्म व्यंजन यानी कि जो संघर्ष व्यंजन वर्ण है वो महाप्राण तथा अघोष होते हैं। अपवाद है इसमें केवल एक, जो कि क्या है, ह। ह क्या है आपका, सघोष ध्वनि है। ह क्या है, सघोष ध्वनि है, ठीक। अब हम देखते हैं व्यंजन वर्णों के अंत में, ठीक है, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके अंत में जो आते हैं अ, जैसे हम बोलेंगे क, तो क के अंत में अ, ठीक है, का, आ, तो अ को क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं। आ को बात बोलते हैं आकारांत, और जहाँ पे ई आए तो वो क्या हो जाएगा आपका इकारांत, और ई आए तो इकारांत। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। बस आपको आता सब कुछ है, थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। अब इसमें कुछ नोट हैं, देखिए अंक के बाद जो ये आप देखेंगे तो ये आता है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, अक्षर, प्राज्ञ और स्र, जो कि मैंने आपको बताए थे। जो अक्षर वर्ण का क्रम है, जिस वर्ण के बाद आता है वो क्या होगा, का, ठीक। तो ये मैंने आपको समझा दिया था। संयुक्त व्यंजन जैसे कि अक्षर क और श से बनता है। अच्छा, मैं आपको पूछती हूँ, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ये प्रश्न ज़रूर आपके एग्जाम्स में आएगा और इसीलिए मैं आपसे पूछ भी रही हूँ। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ज्ञ से जो ज्ञानी होता है, ज्ञ वो किन वर्णों से, किन व्यंजनों से मिलकर बना होता है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये है, इसमें फर्स्ट सत्य और एक क्या है, सभ्य है। अब ये है आपका द्वित व्यंजन, जैसे खच्चर, बिल्ली, तिल्ली, ठीक। अब प्राण और अल्प प्राण में हम देखेंगे। प्राण में मैंने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों का जो उच्चारण करते समय क्या होता है, श्वास बहुत कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, जैसे क, ख, ग, घ, फ, तो इसमें क्या होता है, कम निकलती है। महाप्राण आपका क्या है वो आप मुझे खुद ही आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया है। आप सोच रहे होंगे वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। केवल उतना समझाया है जितना आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। डिटेल में अगर हम इसे जानेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और बहुत अगर अच्छे से आपको समझना है तो वो भी आप बता दीजिएगा, उससे भी हम एक अलग से वीडियो बना के आपको सारे वर्णों को, व्यंजनों को, सबको, स्वर को हम बहुत अच्छे से बारीकी से समझ लेंगे। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आप ज़रूर 1, 2, 3 बार, जितनी बार हो सके इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आपको निकलना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर। और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो चलिए फिर बाय एंड टेक केयर।